गुड इवनिंग एंड वेलकम। एक और चर्चा में आपका स्वागत है। जो तुलनात्मक लोक प्रशासन की आपके साथ चर्चा चल रही है उसका दूसरा भाग आपके लिए। छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग बोर ना हो, और डायग्राम बनाते हैं ताकि टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं वो एक जगह आ जाए। मैंने आपसे कई बार कहा है कि हम बहुत लंबे वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल दे सकते हैं, बट आपके पास इतना समय नहीं है, न तो एग्जामिनेशन में हॉल में और न ही तैयारी के दौरान। 2 महीने में आपको बहुत सारा पढ़ना होता है, तो आपको सॉलिड पॉइंट्स जो हैं वो एक जगह मिल जाए, इसके लिए डायग्राम को पहले ही आपको दिखाया जाता है। आप पॉज करके डायग्राम को बना भी सकते हैं, वीडियो पॉज करके डायग्राम को बना भी सकते हैं। तो आगे चर्चा इस प्रकार से है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का जन्म हुआ, तुलनात्मक लोक प्रशासन के उद्देश्य निर्धारित हुए, तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति भी परिभाषित की गई। ठीक है, आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक और आपका नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, आइडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक, नॉन इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड आइडियोलॉजिकल टू एम्पेरिकल। मॉडल्स भी डिफाइन हुए, कल की चर्चा में मैंने मॉडल्स भी बताए। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल आया, नौकरशाहियों की तुलना। इंफॉर्मेशन एनर्जी मॉडल आया, तो निर्णय में सूचनाओं के उपयोग की तुलना। जनरल सिस्टम आया, अन्य उपव्यवस्थाओं का प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यवहार का प्रभाव का विश्लेषण। और संरचना प्रकार्यात्मक प्रतिमान भी आया रिक्स का। तो आज जो चर्चा है ये कई बार पूछा जाता है अलग से, वो है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप या तुलनात्मक अध्ययन दल पर, कि तुलनात्मक अध्ययन दल का विकास कैसे हुआ, किन उद्देश्यों के लिए उसको लाया गया था, और तुलनात्मक अध्ययन दल का पतन क्यों हुआ 70 के मध्य में, और फिर सीएजी का स्थान लेने के लिए जो नई संस्थाएं सीखा वो क्या है और उसके उद्देश्य क्या है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है कि राइज एंड फॉल ऑफ द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एमर्जेंस ऑफ द सीका एज ए न्यू इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन सीका का दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हाउ एंड व्हाई सीका एमर्ज। और तीसरा जो लर्निंग ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीपीए, व्हाट वी हैव अचीव्ड फ्रॉम द सीपीए, कि हमने तुलनात्मक लोक प्रशासन से क्या पाया, इसकी क्या इसकी उपलब्धियां रही, ये भी आ सकता है। और लास्ट पॉइंट जो है कि भविष्य क्या है इसका, तुलनात्मक लोक प्रशासन का, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। ठीक है, तो 4 लर्निंग ऑब्जेक्ट मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला मैंने बता दिया कि तुलनात्मक अध्ययन दल का विकास क्यों हुआ और पतन क्यों हुआ। दूसरा कि तुलनात्मक लोक प्रशासन दल के, तुलनात्मक अध्ययन दल के उद्देश्य क्या थे। तीसरा कि एक नई संस्था सीपीए और आईपीए को मिलाने के लिए उभरी है। सीपीए का बोले तो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और आईपीए का मतलब है इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नई संस्था इंटरनेशनल अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा गठित की गई 75 में 1975 में सीका। तो सीका क्यों आई है और सीका संस्था का कार्य क्या है, और तब कि भाई तुलनात्मक अध्ययनों से अभी तक क्या प्राप्त हुआ, तुलनात्मक लोक प्रशासन एक सफल अनुभव रहा या विफल, उसकी सिग्निफिकेंस क्या, महत्व क्या है, वो पॉइंट्स आपको जानने हैं। और फिर कि भावी संभावना तुलनात्मक अध्ययन की क्या है। तो पहला पॉइंट ले रहे हैं कि तुलनात्मक अध्ययन दल का उद्भव और विकास। तो तुलनात्मक अध्ययन दल 1960 के दशक में ही गठित होने की चर्चा हुई। 1962 में ये विधिवत रूप से गठित हुआ और रिक्स साहब इसके अध्यक्ष बन गए, जो तुलनात्मक लोक प्रशासन के पिता कहलाते हैं। 1963 से इसको फोर्ड फाउंडेशन अमेरिका से वित्तीय सहायता मिलना शुरू हो गई। ठीक है, जैसे कि रिक्स की ही स्टेटमेंट्स को हम लेते हैं क्योंकि सबसे ऑथेंटिक स्कॉलर वही है। रिक्स कहते हैं कि F.W. Ricks remarked that CAG's composition and basic emphasis. The CAG consists primarily of the scholars who have served on the technical cooperation missions in many parts of the third world. मैंने कल भी बताया था कि तुलनात्मक लोक प्रशासन के उदय के लिए एक बहुत बड़ा कारण था अमेरिका के द्वारा अपने मित्र राष्ट्रों को वित्तीय और आर्थिक सहायता दिया जाना,
और उस वित्तीय आर्थिक सहायता के सही उपयोग के लिए वहाँ के प्रशासन के आधुनिकीकरण पर बल दिया जाना। ठीक, तो जो स्कॉलर इन देशों में गए थे, अमेरिका जिनको वित्तीय सहायता दे रहा था, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट या मानवीय सहायता दे रहा था, तो अमेरिका ने जिन स्कॉलर्स को भेजा था विभिन्न तृतीय विश्व के देशों में, अमेरिका में, मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया, श्रीलंका वगैरह, उनके अध्ययन के लिए जिन विद्वानों को भेजा था उन्हीं को कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में ले लिया गया। ठीक है, सीएजी वाज लेड बाय द फ्रेडरिक्स एंड ही गेव द थ्योरेटिकल फॉर्म और टू कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो अध्यक्षता की गई वो एफडब्ल्यू रिक्स के द्वारा की गई, जिसने कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिद्धांत के रूप में विकसित करने का भरसक प्रयास किया। सीएजी स्प्रेड द डिस्कशन ऑफ, क्या करा इसने, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काम कैसे करता था। स्कॉलर तो सारे वही थे जो अमेरिका के द्वारा भेजे गए थे, कहाँ, तृतीय विश्व के देशों में। उसका उद्देश्य, अमेरिका का तो अपना उद्देश्य था, वो फॉरेन मिशन के तहत भेजे गए थे कि तुम जा करके जाओ, इंडिया का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इम्प्रूव हो सकता है इसकी स्टडी करके आओ, तुम जाओ, और मलेशिया का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इम्प्रूव हो सकता है इसकी स्टडी करके आओ, तुम जाओ, और नेपाल का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका अपने स्कॉलर्स को भेजता था, जिन्हें बाद में रिक्स के इनिशिएटिव्स पर कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप पे ले लिया गया। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप करता क्या था, ये CAG was led by F.W. Rick. CAG spread the discussion of public administration outside the United States, especially in the third world countries, and facilitated the path of comparative analysis within the administration of the third world. ठीक है, ये अमेरिका से बाहर लोक प्रशासन की चर्चा, इसके लिए लेक्चर सीरीज आयोजित करना, इसके लिए डिस्कशन आयोजित करना, कई बार निबंध प्रतियोगिता वगैरह आयोजित करना, और विदेशी स्कॉलरों के सेमिनार्स आयोजित करना, ये सारे काम करता था। मूल उद्देश्य था कि लोक प्रशासन की चर्चा को महत्व दिया जाए। ठीक है, और देन आपका 1970 कि ये कंपैरेटिव एनालिसिस करते थे स्कॉलर जा करके, जो सीएजी से जुड़ गए, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप से जुड़ गए। फिर वो स्कॉलर भी अपने स्टडी टूर्स पे जाते थे, उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, फोर्ड फाउंडेशन की जो पैसा उनको दिया जाता था स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप के रूप में, और वो विदेशों में, तो विशेषकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में अध्ययन करने जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि करीब 8 साल के बाद जो फोर्ड फाउंडेशन है, उन्होंने सीएजी को पैसा देना बंद कर दिया। ठीक है, कहा हम पैसा ही नहीं देंगे इस कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ग्रुप को। ठीक, क्योंकि जो पर्पस के लिए वो पैसा दे रहे थे वो पर्पस सर्व नहीं हो पा रहा था। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है, जो पर्पस था, जो कि भाई थ्योरी बिल्डिंग हो जाए या ठीक है कुछ ऐसा, मतलब कि एक ग्लोबल मॉडल आए, वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। जो फोर्ड फाउंडेशन ने इसका स्पष्टीकरण दिया था वो मैं बता देता हूँ। 1971 फोर्ड फाउंडेशन स्टॉप फंडिंग बिकॉज दे फेल्ट दैट फील्ड सर्वेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस रियल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन वेर नॉट इम्पॉर्टेंट इन द सीएजी's रिसर्च। कि तुलनात्मक अध्ययन दल के रिसर्च में ठीक जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस रियल प्रॉब्लम, जो महत्वपूर्ण समस्याओं को पहचाना जा रहा था और उनको समाधान ढूंढने की चेष्टा की जा रही थी, वो रिसर्च का पार्ट नहीं होना चाहिए था, वो रिसर्च का पार्ट नहीं होना चाहिए था। जैसे कि रिक्स ने बात के अपने आर्टिकल्स में ये बात बताई है, क्योंकि रिक्स 2008 तक जिंदा थे, तो उन्होंने बात के आर्टिकल में ये बताया कि हो क्या गया था कि तुलनात्मक अध्ययन दल जो था ये डेवलपमेंट स्टडीज पे ज़्यादा केंद्रित करने लग गया था। ठीक है, जबकि फोर्ड फाउंडेशन चाहता था कि केवल कंपैरेटिव स्टडीज़ हों, लेकिन जो वो था कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप था, ठीक है, वो ज़्यादातर डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगा था। तो इसलिए फोर्ड फाउंडेशन ने अपने पैसे, अब जब ठीक है पैसा ख़त्म तो खेल ख़त्म, सीएजी भी ख़त्म हो गया एक तरह से। ये अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक पार्ट के रूप में, कमेटी के रूप में गठित था, तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ख़त्म नहीं कर दिया, खुद में मिला लिया। और 1975 में जो इनका कंपैरेटिव स्टडीज़ का जर्नल था वो भी बंद हो गया। ठीक, अब जब ये बंद हो गया तो भाई मेन कारण वही था कि इसको पैसा नहीं मिल रहा था। तो जो कुछ विद्वान पहले कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से जुड़े हुए थे, उन्होंने इसको रिवाइटलाइज करने की कोशिश की। ध्यान दीजिएगा, इसके रिवाइटलाइजेशन, इनकी पुनर्जीवनीकरण का प्रयास किया, रिवाइटलाइज करने की, पुनर्जीवित करने की कोशिश की। इसमें सबसे पहला नाम फेरेल हैडी का ही आता है।
ठीक है, नॉमी कैंपबेल वगैरह भी लोग आते हैं, लेकिन फेरल हैडी ने भरसक प्रयास किया कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से रिवाइटलाइज किया जाए। लेकिन इसी दौरान 1975 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई संस्था कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप की जगह पे एक नई संस्था सीका को सृजित कर दिया, सेक्शन ऑन कंपैरेटिव एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिवाइटलाइज तो हुआ इसका कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ने के तौर पे। ठीक, तो अब ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को रिक्स के पहल पर अमेरिका में लाया गया था और फोर्ड फाउंडेशन उसको वित्तीय मदद देती थी और उसका मूल उद्देश्य तुलनात्मक अध्ययन करना था। ठीक, फोर्ड फाउंडेशन ने पैसा इसलिए रोका था, जैसे कि रिक्स बताता है कि हम तुलनात्मक लोक प्रशासन के सभी आयामों को, विशेषकर विकास प्रशासन का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन फोर्ड फाउंडेशन केवल तुलनात्मक अध्ययनों पर पैसा देना चाहता था, इसलिए पैसा उन्होंने बंद कर दिया। बाद में मैंने कहा कि 75 में अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नई संस्था सीका को लिया है। अब सीका क्या है? सीका दो उप विषयों को जोड़ने का एक प्रयास है। ये दो विषय क्या है? एक तो तुलनात्मक अध्ययन प्रशासन या तुलनात्मक लोक प्रशासन, और दूसरा है इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब एक नया शब्द आपके सामने मैंने रखा है, इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको समझिए कि क्या है। ठीक है, जैसे एक देश के, हमारे भारतीय प्रशासन को समझने के लिए केंद्रीय सचिवालय, ठीक है, कैबिनेट सचिवालय, राज्य सचिवालय, जिला प्रशासन, ये सबको समझने के वाला जो विषय है वो है भारतीय लोक प्रशासन। ठीक है, इसी तरह से जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इनमें भी एक बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी काम करती है। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन है, यूनिसेफ है, ये जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनमें काम करने वाले कर्मचारियों को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही या अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय लोक प्रशासन। ठीक है, तो अमेरिका में MPA, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा 75 के बाद से, 70s के बाद से एक नई विषय के रूप में मास्टर इन इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ा जाने लगा, एक नया विषय। ठीक है, और इस विषय में जो रिसर्च करता, जो PhD MPhil करता है मास्टर ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, वो अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाहियों का संरचना, कार्य, समस्याएं वगैरह का अध्ययन करता है। अगर कोई लड़का जो है इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले अमेरिका में और उसको रिसर्च करना है, तो वो रिसर्च करेगा कि वर्ल्ड बैंक का प्रशासन कैसे काम करता है, यूनाइटेड नेशन का सचिवालय कैसे काम करता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय लोक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर एडमिनिस्ट्रेटिव अपर्चर्स टू स्टडी द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स, वो उसका उद्देश्य होता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का तो सीधा उद्देश्य है कि भाई भारत के और अमेरिका के प्रशासन की तुलना कर लो, भारत के और ब्रिटेन के प्रशासन की तुलना कर दो, ये तुलनात्मक लोक प्रशासन है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की नौकरशाही का अध्ययन, वर्ल्ड बैंक, IMF इत्यादि की नौकरशाही का अध्ययन। ठीक, तो सीका, जिसको अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने 1975 में गठित किया, उसको लाया गया कि आप इन दोनों सब फील्ड को जोड़ो, इन दोनों सब फील्ड को जोड़ो। ठीक है, सेक्शन ऑन कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को लाया गया कि आप कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ो। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के उद्देश्य एक समान है। आप नई उसमें ये कैसे रिसर्च कैसे जोड़ेंगे? ठीक, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे IMF है, IMF ने भारत सहित, ठीक है, विश्व की कई देशों में आर्थिक सुधार किए और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बाहर निकलने में इन देशों को मदद की। लेकिन IMF के सुधार भारत जैसे देश में तो बहुत सक्सेसफुल रहे, लेकिन बहुत सारे अफ्रीकी देशों में वैसे परिणाम IMF के सुधार नहीं दिखा पाए। तो इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी का काम है IMF के रिफॉर्म्स को फाइनलाइज करना कि कहाँ कौन से रिफॉर्म। ठीक, अब नई सेटिंग में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये अध्ययन करेगा कि IMF के जो रिफॉर्म्स हैं, आर्थिक सुधार, जो नए आर्थिक सुधार IMF के हैं, वो किसी देश में सफल रहे तो क्यों रहे और किसी देश में विफल रहे तो क्यों रहे, दोनों आप एक साथ आएंगे इंटरनेशनल। ठीक इसी तरह से आपका SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं,
जो एक ठीक है कॉप है, तो ये इसको तैयार करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तैयार करना, ये अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का काम है। अब भविष्य में तुलनात्मक लोक प्रशासन ये देखेगा कि भाई एसडीजी के गोल्स भारत में कौन कौन से प्राप्त हुए, पाकिस्तान में कौन कौन से, तुलना किया जाएगा कि किन गोल्स को प्राप्त करने में, ठीक है, हो सकता है कि मातृ शिशु रक्षा का गोल भारत में बहुत अच्छा हो जाए और प्राइमरी एजुकेशन का गोल या ह्यूमन डेवलपमेंट का गोल श्रीलंका में बहुत अच्छा हो जाए। तो अब भविष्य में दोनों साथ साथ चल करेंगे। इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स बनाएगा और तुलनात्मक लोक प्रशासन मरा नहीं है, जिंदा है वो, ठीक है, लेकिन केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप खत्म हुआ है, तुलनात्मक लोक प्रशासन खत्म नहीं है। तुलनात्मक लोक प्रशासन प्रभावहीन हो गया है, ठीक है, लेकिन वो मरा नहीं है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन को अब रिवाइटलाइज किया जा रहा है कि तुम इसके साथ जुड़ जाओ, अंतर्राष्ट्रीय लोक प्रशासन के साथ जुड़ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय लोक प्रशासन जो कार्यक्रम बना रहा है वो किन देशों में किन क्षेत्रों में ज़्यादा सफल हो जा रहे हैं, किन देशों में किन क्षेत्रों में कम सफल हो रहे हैं, इसकी तुलनात्मक अध्ययन करो, ठीक है। अब ये भी कई बार प्रश्न आता है कि भाई हमने तुलनात्मक लोक प्रशासन से अभी तक पाया क्या है, 50 से तुलनात्मक लोक प्रशासन चिल्ला रहे हैं, तो पाया क्या है, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसमें हमारे यहाँ पे तुलनात्मक लोक प्रशासन के जो श्रेष्ठ विद्वान हैं वो प्रोफेसर रमेश कुमार अरोड़ा हैं, और टी एन चतुर्वेदी साहब की किताब भी बहुत पॉपुलर रही है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो इन दोनों विद्वानों के विचारों का निचोड़ मैं बताता हूँ आपको कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे इन दोनों विद्वानों के विचार क्या हैं, ठीक है। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में रमेश कुमार अरोड़ा, टी एन चतुर्वेदी साहब के विचारों का निचोड़ ये है, वो कहते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ सीपीए, महत्व। पहला वो कहते हैं कि इट फर्दर एक्सपेंड एट द हॉराइजन्स ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, की तुलनात्मक लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन की क्षितिज का विस्तार किया। पहला महत्व इसका ये, पहला लाभ ये हुआ या पहली उपलब्धि ये है तुलनात्मक लोक प्रशासन की, किसने लोक प्रशासन की जो क्षितिज है उनको विस्तार किया। दूसरा वो बताते हैं इट ओपन द डोर्स ऑफ दिस डिसिप्लिन टू द ऑल काइंड्स ऑफ द सोशल साइंसेस, अन्य सभी प्रकार के समाज विज्ञानों के लिए इस विषय के दरवाजे खोल दिए। थोड़ा सा तकनीकी पॉइंट है कि किस तरह से तुलनात्मक अध्ययनों ने अन्य समाज विज्ञानों के लिए इस विषय के दरवाजे खोल दिए, ठीक है। यानी कि प्रशासन के अध्ययन करने से पहले क्या करना पड़ेगा हमें, अगर हम तुलनात्मक लोक प्रशासन करता था, अब रिक्स का रिसर्च पढ़ोगे तो रिक्स के रिसर्च में आगे आप देखोगे कि रिक्स कहता है कि समाज में क्योंकि हिट्रोजेनिटी है इसलिए लोक प्रशासन में भी हिट्रोजेनिटी है, ठीक है, क्योंकि समाज में विसमांगता है इसी कारण प्रशासन में विसमांगता है, यानी कि सामाजिक अध्ययन के साथ प्रशासनिक अध्ययन। इसी तरह से लोक प्रशासन के रिक्स कहेगा आगे जाकर के कि आर्थिक व्यवस्था में प्रॉब्लम है, लोग, ठीक है, टैक्स नहीं भरते, टैक्स चोरी की समस्या है, ठीक है, मूल्यों में द्वैधता है, ठीक है, ड्यूलिज्म इन द प्राइसेस है, इसके कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार है। तो तुलनात्मक अध्ययनों ने क्या किया कि अन्य समाज विज्ञानों के लिए, चाहे राजनीति विज्ञान हो, कानून हो, सोशोलॉजी हो, इनकी स्टडीज के को भी किसमें शामिल कर लिया, मतलब लोक प्रशासन में इनको भी आने का एक अवसर दे दिया, ठीक। ये इसका महत्व बताते हैं रमेश कुमार अरोड़ा। इट ऑर्गेनाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रीजन्स by studying the various administrative arrangements in their environmental situation. It organized the objectives of the regions by studying the various administrative arrangements in their environmental settings. क्योंकि तुलनात्मक लोक प्रशासन की प्रकृति कल हमने चर्चा की थी कि नॉन इकोलॉजिकल से इकोलॉजिकल है, ठीक है, कि कोई पौधा किसी वातावरण में है तो क्यों है, उस वातावरण की दशाएं क्या है। तो जो तुलनात्मक अध्ययन दल के विद्वान थे या तुलनात्मक लोक प्रशासन के विद्वान थे, वो भारतीय प्रशासन का भारतीय परिस्थितियों में, पाकिस्तान के प्रशासन का पाकिस्तान की परिस्थितियों में, ठीक है, आपके सिंगापुर के प्रशासन का सिंगापुर के वातावरण के संदर्भ में स्टडी करते थे और फिर रीजन वाइज आइडेंटिफाई करते थे कि इस प्रशासन की पिकुलर फीचर क्यों है, किस कारण से, ठीक है। तो ये इसकी उपलब्धि थी कि अलग अलग रीजन के प्रशासनों के उनके वातावरणीय दशाओं में अध्ययन करने के बाद इन्होंने उनके मतलब ऑब्जेक्टिव्स या फीचर्स आइडेंटिफाई करी। नेक्स्ट जो बताते हैं वो ये, इट हैज़ प्रमोटेड द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन।
मैंने आपसे बताया था कि जो फोर्ड फाउंडेशन था कुछ हद तक उसका उसका ये उसने जो सहायता राशि बंद की थी, उसका कारण ये था कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होने लगा था, फलने फूलने लगा था। तो इसका सबसे बड़ा जो जो लाभ हुआ ये कहा जाता है वो ये हुआ कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने धीरे धीरे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एज इट सब डिसिप्लिन डेवलप्ड होने का मौका दे दिया। ठीक है, अपना तो विकास कर ही रहा था तुलनात्मक लोक प्रशासन, लेकिन चुपके से इसने विकास प्रशासन के विकास का भी रास्ता खोल दिया एज ए सब डिसिप्लिन, एक उप विधा के रूप में विकास प्रशासन। इसने विद्वानों का जो रुचि थी वो विकास प्रशासन में भी पैदा कर दी। विकास प्रशासन बहुत बहुत महत्वपूर्ण था, विशेषकर तृतीय विश्व के देशों के लिए विकास प्रशासन बहुत जरूरी था। रिक्स का तो आप जानते हो कि वो विकास प्रशासन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। रिक्स की प्रशासनिक विकास और विकास प्रशासन मुर्गी और अंडे की तरह की, पहले मुर्गी पहले अंडा। ठीक है, तो विकास प्रशासन में विद्वानों की रुचि पैदा करना तुलनात्मक लोक प्रशासन की एक उपलब्धि है, एक महत्व है, एक लाभ रहा। ठीक है, और जो लास्ट है, इट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द एलिमिनेटिंग द नैरो माइंडनेस एंड प्रोवेंशलिज्म एंड रीजनलिज्म। टी.एन. चतुर्वेदी साहब कहते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन की एक उपलब्धि ये भी रही कि इसने जो क्षेत्रवाद, जातिवाद, जो पाश्चात्य पूर्वाग्रह था उससे वो क्या हो सका, विषय को मुक्त कर सका। ठीक है, क्योंकि तुलनात्मक, ठीक, अभी तक जो कुछ भी 50 से पहले जो कुछ भी लोक प्रशासन में लिखा जाता था वो सब अमेरिकी या यूरोपीय समाजों पे आधारित होता था और वहीं के विद्वान लिखते थे, वहीं की स्टडी से। 50 के बाद जो तुलनात्मक लोक प्रशासन आया, इसने लोक प्रशासन विषय में अन्य देशों के अध्ययनों को जोड़ करके इसको क्षेत्रवाद के दायरे से बाहर निकाल दिया। और लास्ट जो पॉइंट बताते हैं, इट ब्रॉट द पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टुगेदर। टी.एन. चतुर्वेदी साहब ये कहते हैं कि तुलनात्मक अध्ययनों का एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि इसने लोक प्रशासन और राजनीति को समीप लाने में मतलब प्रयास किया कि ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है। तो जो रिक्स या जो तुलनात्मक अध्ययन था, तुलनात्मक प्रशासन था, इसने राजनीति और प्रशासन को समीप लाने में मदद की। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी देश के प्रशासन तंत्र का अध्ययन करते हैं तो उससे पहले वहाँ की शासन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तब हम अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक उपव्यवस्था और प्रशासनिक उपव्यवस्था में क्या अंतरक्रिया होती, किस प्रकार की अंतरक्रिया होती है। तो राजनीति और प्रशासन को समीप लाना भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान था, एक महत्वपूर्ण लाभ था, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसको जरूर पढ़ें कि तुलनात्मक लोक प्रशासन से हमने क्या पाया। 1970 से लेकर आज 2022 तक हमने तुलनात्मक लोक प्रशासन से क्या पाया। मैंने आपसे जरूर बार बार ये कहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का लोभ मत करा कीजिए, क्योंकि आपके पास 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम 25 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 250-300 शब्दों में आपको अपनी बात कहनी होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप नहीं पढ़ सकते। जितने पॉइंट्स हम दे रहे हैं डायग्राम में, अगर यही पॉइंट्स आप अंदर ले जा सके एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका आंसर सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब कि भविष्य क्या है तुलनात्मक अध्ययनों का, क्या भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन होंगे? हाँ होंगे तुलनात्मक अध्ययन। अब तो इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ रहे हैं, जिसके लिए सिक्का लाया गया है। तो अब भविष्य में जो अध्ययनों का क्षेत्र होगा वो प्रशासन तंत्र नहीं होगा, बल्कि जो ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, विश्व संवैधानिकता है, सब उनके आदर्शों को प्राप्त करने का अध्ययन होगा। विश्व संवैधानिकता क्या है कि समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा स्वीकार की गई अभिघोषणाएं, जैसे कुछ दिन पहले आपका SDG गोल्स को किया गया, वो पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो 3 मुख्य आधार हैं विश्व संवैधानिकता के, जो 3 स्तंभ हैं, समान अधिकार, समान विकास और समान वितरण। विकास के लाभों का पूरे विश्व में समान वितरण हो, असमानता की खाई कम हो, सबको समान अधिकार प्राप्त हो, जो भारत के नागरिकों को प्राप्त हो, पाकिस्तान के नागरिकों को, रवांडा के नागरिकों को, और समान अधिकार, समान विकास और समान अधिकार, समान विकास, समान वितरण हो। ठीक, तो भविष्य में तुलनात्मक अध्ययनों के द्वारा हम मानव अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने में किस देश की ब्यूरोक्रेसी कितनी सक्षम है ये देखेंगे। SDG को इम्प्लीमेंट करने में किस देश की नौकरशाही कितनी सक्षम है, तुलना के द्वारा हम उनकी रैंकिंग कर पाएंगे। और IMF के और वर्ल्ड बैंक के जो रिफॉर्म्स हैं,
ठीक है। गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक के जो है, जो हम पहले पेपर में आपको डिस्कस कर चुके हैं, वो गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव किस देश की नौकरशाही में कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पाए। वर्ल्ड बैंक ने 2 रिपोर्टों में 1992 और 1989 और 1992 में गुड गवर्नेंस के फीचर्स दिए थे कि भाई उनको हम कहाँ तक अचीव कर सके हैं। देन अगला जो होगा कि भाई व्हाट इज़ द रोल ऑफ द, क्योंकि अब वर्तमान समय क्या है, गवर्नेंस का है, गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नेंस का। गवर्नेंस में सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। तो किस देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक प्रशासन में जुड़ पा रहे हैं, इस तुलनात्मक अध्ययन करने भविष्य की हमारी संभावना है। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व न तो कम हुआ है और नहीं ये मृत हुआ है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का अध्ययन क्षेत्र बदल गया है, बस ये अभी भी अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये सारी चर्चा थी तुलनात्मक अध्ययन दल, सेक्शन ऑन इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन सीका और भविष्य की संभावनाओं पर। अगला वीडियो मैं रिक्स पे बनाने जा रहा हूँ। रिक्स के 3 प्रतिमान जो हैं, ठीक है, और रिक्स का जो प्रिज्मेटिक शाला मॉडल है वो, और बाजार कैंटीन मॉडल है, उसकी चर्चा मैं आपके साथ करूँगा। कोशिश करूँगा कि उसके जो बेसिक डायग्राम्स हैं उन्हें भी मैं बना पाऊँ आपके लिए, ठीक है। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो लोग मेंस देने जा रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना एग्ज़ाम के में फेस करिए। सब आपको बेहतर से बेहतर इस विषय में मार्क्स मिले, ये मेरी शुभकामनाएं।